प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अभी तक आप लोगों ने पीछे की वीडियोज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये भी एक टॉपिक है। आफ्टर देन पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स के टॉपिक शुरू होंगे। ठीक है, सो बिफोर दिस स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, प्रॉब्लम्स हों, वो आप मुझे क्या करते रहें, व्हाट्सअप या कॉल करके पूछते रहें। ठीक है, तो आज की मैं क्लास शुरू करता हूँ। और आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में जो सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एरिया वेक्टर। राइट, व्हाट इज द एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर, ठीक है। सो ये हमें समझना है। प्यारे बच्चों, एरिया वेक्टर क्या है? आप जानते हो कि जो एरिया है किसी सरफेस का, एरिया, सरफेस एरिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, मास क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, हैविंग नो डायरेक्शन। बट हमें साइंस में कुछ चीज़ों को समझने के लिए सरफेस एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना पड़ेगा। अब अगर हम किसी एरिया को वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, सो फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो व्हाट इज द एरिया वेक्टर? एनी एरिया कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is taken along normal to its plane. Suppose here is a book, और इस बुक का जो सरफेस एरिया है, रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो किसी सरफेस की जो डायरेक्शन हम लेंगे, किसी एरिया की जो हम डायरेक्शन लेंगे, वो क्या लेंगे? सरफेस एरिया की इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिस वन। अब प्यारे बच्चों, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे भी हो सकता है और वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। बट कौन सी डायरेक्शन होगी? जो हमें दिख रही होगी। अब अगर मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये सरफेस है, इस पर दिख क्या रहा है? मुझे इस आउटवर्ड दिख रहा है, तो मैं इसे मानता हूँ। प्यारे बच्चों, ये मेरा खुद का अपना कॉन्सेप्ट है कि आप इस चीज को समझिए। ठीक है, सपोज दैट हियर इज अ बोर्ड, राइट। अब इस बोर्ड का जो सरफेस एरिया है, अब अगर इस एरिया की डायरेक्शन हम लें, इस सरफेस एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करें, तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू इट्स सरफेस, राइट। तो इस एरिया के, सरफेस एरिया के नॉर्मल, तो इसके नॉर्मल क्या होगा बेटा? नॉर्मल आउटवर्ड भी हो सकता है जस्ट लाइक दिस, और इनवर्ड भी हो सकता है। तो अब आप कौन सी लेंगे? तो समझने के लिए मैंने आपको बताया कि जो चीज आपको दिख रही हो, तो दिख किधर रहा है? आप बाहर की तरफ देख पाएंगे ना, पीछे तो नहीं देख पाओगे। सो फिर बाहर की तरफ, दिस इज नॉर्मली आउटवर्ड। सिमिलरली अगर मैं इस रूम की सरफेस, रूफ की बात करूं, छत की जो अपर सरफेस उसकी बात करूं, तो फिर उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की? सरफेस पे परपेंडिकुलर, क्योंकि नीचे की तरफ मुझे दिख रहा है वो, तो नॉर्मली डाउनवर्ड। क्लियर है? इस बुक की बात करूं अगर मैं, इस बुक की बात करूं तो फिर क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर मैं इस बुक की बात करूं तो फिर बुक में क्या हो जाएगा? अगर ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मली इन दिस डायरेक्शन, अगर ऐसे है तो इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं इस तरह से देख रहा हूं तो फिर क्या हो जाएगा? इन दिस डायरेक्शन। करेक्ट? ठीक है, सो व्हाट इज द एरिया वेक्टर? किसी भी एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, एनी एरिया, एनी एरिया, सरफेस एरिया, एरिया कैन बी ट्रीटेड can be treated as a vector quantity, ठीक है, एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं, हैविंग डायरेक्शन, हैविंग डायरेक्शन नॉर्मल
is perpendicular. Perpendicular. ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। ओके मेरे बच्चों, ओके यहाँ पर देखिए मेरे पास एक मैंने सरफेस लिया और इसमें एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ये एक मेरे पास एरिया, सरफेस एरिया कितना था, ए था, इसकी डायरेक्शन मैंने इधर ले लिया। अब यह जो एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर, अब देखिए मेरे बच्चों, ये हमारे पास क्या था, एक सरफेस एरिया था और सरफेस एरिया को हम एरिया वेक्टर, दैट इज एरिया जो कि स्केलर क्वांटिटी थी, अब उसको हम लोगों ने एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करी, तो फिर उसकी डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन क्या लेंगे, सरफेस पे परपेंडिकुलर। ये मेरे पास एक सरफेस था जिसका एरिया क्या था, ए। अब इसको एज अ मुझे वेक्टर क्वांटिटी लेना है, तो इस पर मैंने क्या कर दी, एरिया वेक्टर बनाया। एरिया वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन, तो किसी सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, उस सरफेस एरिया पे नॉर्मली परपेंडिकुलर। तो ये ए एरिया था, उसका एरिया का मैग्नीट्यूड ए है। अब हमने वेक्टर लगा दिया। सो प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, एरिया, लेकिन इधर वेक्टर इधर स्केलर, तो फिर हम क्या करेंगे, एन कैप यूनिट वेक्टर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, एरिया की डायरेक्शन, है ना। यूनिट वेक्टर किधर डायरेक्टेड होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। क्लियर है ना। यहाँ पे मैं इधर यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो फिर इसको आप लोग क्या करें, ये मेरे पास एन कैप की डायरेक्शन, या सरफेस एरिया की डायरेक्शन। क्लियर है। जो एन कैप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वही एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। तो एरिया वेक्टर किधर होता है, किसी सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर। ठीक है। और समझने के लिए आप दिमाग में रखो कि जिधर आपको दिख रहा हो, करेक्ट, ओके। इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ चीजें और भी हैं जो गॉस थ्योरम के टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो उसमें एक चीज हमारे पास प्यारे बच्चों आती है, एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको हम लोग कभी कभी प्लेन एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे प्लेन एंगल की। तो व्हाट इज द प्लेन एंगल, प्लेन एंगल और नॉर्मली इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल और एंगल, प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है इसको समझना, आप थोड़ा सा समझिए। देखिए ये हमारे पास एक सर्किल है, क्या है ये, इट इज अ सर्किल। सर्किल तो आप सब समझते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप है ये, है ना। तो ये सर्किल है, तो सर्किल की आर्क, किसी भी छोटी सी आर्क, मैं यहाँ पे एक आर्क ले रहा हूं, ए बी एक आर्क ले रहा हूं। सर्किल की आर्क के द्वारा उसके सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जाता है, देखिए एंगल सबटेंड किया जाता है, उससे हम नॉर्मली प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। मेरी एक बात समझिए, दो लाइंस के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है, दो लाइंस के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, थीटा से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी, है ना। तो नॉर्मली तो आप एंगल समझते हो ना, if the two lines are inclined on each other, है ना, तो उनके बीच का ये जो इंक्लाइनेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। लेकिन साइंस में हम एंगल को या प्लेन एंगल को किस तरह डिफाइन करते हैं, वो हमें देखना है। तो प्यारे बेटे होता क्या है, थोड़ा समझना है आपको। let we have a circle of radius r and its center is O, ठीक है। I have a circle of radius r और इसका बेटा सेंटर कितना है, O है। अब इस सर्किल की आर्क के द्वारा, अब बेटा आर्क क्या है आप जानते हो ना, सरकमफेरेंस होती है इसकी बाउंड्री सर्किल की, उसका जो पार्ट होता है सरकमफेरेंस का, उसी को हम आर्क कहते हैं। यहाँ पर मैंने जो आर्क ली है वो क्या ली है, ए बी, इसका सेंटर क्या है, ओ, सर्किल की रेडियस कितनी है, आर। तो सर्किल की एक आर्क जो कि ए बी है, उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल या नॉर्मली एंगल कहते हैं। क्योंकि देखिए दो लाइंस के बीच में ये इंक्लाइनेशन है, दैट इज द एंगल, करेक्ट। नॉर्मली तो आप ये समझते हो ना एंगल को,
लाइंस के बीच में जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, दो लाइंस आपस में जिस एंगल पर झुकी हुई होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि छोटी आर्क है, छोटा एंगल बन रहा है, तो इसे हम लोग डी थीटा से, साइंस में देखिए डी का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। कई बार हम इसको क्या करते हैं, स्मॉल थिंग्स के लिए डी लगा हुआ, जैसे ए है एरिया है, डी लगा दिया तो स्मॉल एरिया हो गया, है ना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में भी टर्म में आता है। तो अलग अलग जगह पर हम इसको अलग अलग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वे हम इसे यूज करेंगे, ठीक है ना। सो प्यारे बच्चों, व्हाट इज द प्लेन एंगल और एंगल? इट इज अ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल टू इट्स सेंटर। किसी भी सर्किल की आर्क के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है उसको हम प्लेन एंगल या नॉर्मली एंगल कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या। मान लेते हैं कोई बेटा लाइन है या कर्व लाइन है या स्ट्रेट लाइन है, डजंट मैटर, और इस पॉइंट पर मैं कहता हूं एंगल सबटेंड कराना। इसका मतलब होता है इसके दोनों एंड को यहां से क्या करिए, जोड़ दीजिए। इस लाइन के द्वारा यहां एंगल सबटेंड करना है, इसका मतलब दोनों एंड्स को क्या करिए, जोड़ दीजिए। इसे कहते हैं एंगल सबटेंड कराना। तो ये एंगल देखिए बन रहा है, एक लाइन ये है और कहते हैं यहां पर एंगल सबटेंड कराना, तो इसके दोनों एंड को इस पॉइंट से क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो एंगल सबटेंड कराना हो जाता है ना, ठीक है ना, वो आप सब समझदार है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज द प्लेन एंगल? प्लेन एंगल क्या है भाई? एंगल क्या होता है, किसी भी सर्किल की आर्क के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ, इसको डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस शॉर्ट में इसको क्या करें, कॉपी में नोट कर लें। ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा बट इसका यूज होता है आगे, है ना, कहीं ना कहीं। एरिया वेक्टर क्या है वो आपसे नहीं पूछेगा, प्लेन एंगल क्या है वो आपसे नहीं पूछने वाला है, बट यू हैव टू बी नो दैट व्हाट इज द प्लेन एंगल, राइट। So what is the plane angle? The angle subtended by an arc of circle to its center, okay, at its center, ठीक है। तो सॉलिड एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं, और प्लेन एंगल रिप्रेजेंटेड बाय द थीटा। Here because of I has a small arc AB of length DS, ठीक है, DS, okay, एंगल आर का पान रेडियस हम कर देते हैं, या डीएल कर लीजिए, एस कर लीजिए, है ना, ठीक है, एस डिस्टेंस के लिए यहाँ पे। सो प्यारे बच्चों क्या होता है, आप दिमाग में रखो, होता है क्या प्यारे बच्चों, हमारे पास एंगल इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास बनता है आर्क अपान रेडियस, ठीक है। एंगल हमारे पास अगर स्मॉल एंगल है डी थीटा है, और आर की बेटा कितनी है, डीएस, और रेडियस कितनी है, आर। सो ये फार्मूला आपको क्या करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस का फार्मूला दिमाग में रखना चाहिए। एक नोट आपको दिमाग में रखना है, एक नोट आपको दिमाग में रखना है प्यारे बेटे, पूरे सर्किल के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया जाएगा। जरा ध्यान से देखोगे तो बेटा एक लाइन ये है, अब अगर हम पूरी आर्क लेंगे तो बेटा देखो, पूरी आर्क लेंगे तो देखिए 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 आपके जो मार्कर है कितना घूम गया, देखिए कितने एंगल घूम गया। आप ध्यान से देखोगे तो पूरा कितना एंगल घूम गया, 360। इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हो बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय होल सर्किल टू इट्स सेंटर। तो बेटा जब पूरे सर्किल के द्वारा सेंटर पर एंगल सबटेंड किया जाएगा तो एंगल तो बड़ा होगा, तो बड़ी चीज को हम क्या कर लेंगे, सिर्फ थीटा। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो बेटा एंगल कितना, थीटा, और आर्क कितनी होती है पूरे सर्किल की, 2 पाई आर, है ना, और रेडियस बेटा कितनी है, आर। सो ये सब्सटेंड कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई, करेक्ट। अब क्योंकि जो इसकी यूनिट होती है वो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए रुक लीजिए। नोट एसआई यूनिट ऑफ, एसआई ये फर्स्ट ईयर में था सब, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा,
इज क्या है, रेडियन। क्या है, रेडियन। इसको नॉर्मली RAD से भी लिख देते हैं। रेडियन इज द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, राइट। सो 2 पाई रेडियन, राइट, 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन पूरे सर्किल के द्वारा इसके सेंटर पर जो प्लेन एंगल सबटेंड किया जाएगा वो कितना होगा बेटा, 2 पाई रेडियन, करेक्ट। अब ये सब फर्स्ट ईयर में आप सीख चुके हो कि रेडियन को हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या करना होता है। ये सब चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके। फिर भी थोड़ा सा आप इस चीज को क्या करें, देख लें, है ना, कि रेडियन को हम डिग्री में या डिग्री को रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास डिग्री में वैल्यू है, जैसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में कैसे आएगा, डिग्री में अगर कोई वैल्यू है, डिग्री में है, सो मुझे पाई का मल्टीप्लाई कराना होगा और 180 से क्या करना होगा, डिवाइड कराना होगा, ठीक है। तो रेडियन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है ना, रेडियन में लाना है तो डिग्री में अगर कोई वैल्यू है तो पाई अपॉन 180 करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 30 डिग्री है और 30 डिग्री को मुझे रेडियन में लाना है तो पाई को मल्टीप्लाई कराऊंगा, 180 से डिवाइड कराऊंगा, डिग्री है ना, तो कितना हो गया बेटे, 318 6, दैट इज कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। जो 30 डिग्री था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बाई 6 रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन को जब डिग्री में करेंगे तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना सभी को। याद रखिएगा, जब आप रेडियन में वैल्यू रख रहे होंगे तो पाई को फिर 180 नहीं रखेंगे, पाई को सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि 2 पाई रेडियन, तो फिर आप उस समय पाई को 180 नहीं रखोगे क्योंकि आपने यूनिट क्या लगा रखी है, रेडियन। तो पाई की वैल्यू समय क्या यूज करेंगे, 22/7 या 3.14, ओके। सो दिस इज योर प्लेन एंगल। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सॉलिड एंगल। क्या प्यारे बच्चों, सॉलिड एंगल। Okay, my dear students, I am going to explain you solid angle. क्या प्यारे बच्चों, solid angle। बेटा solid angle क्या है, देखिए जो प्लेन एंगल था वो सर्किल की आर्क के द्वारा इसके सेंटर पर सबटेंड कराया गया एंगल था। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, सर्किल की प्लेस में अब एक 3D ऑब्जेक्ट आ गया, दैट इज स्फीयर, राइट, स्फेरिकल बॉडी, स्फीयर, राइट, फुटबॉल लाइक, बॉल लाइक, जो स्फेरिकल बॉडी होगी स्फीयर के। अब वहां बेटा आर्क तो है नहीं स्फीयर में क्या होगा, सरफेस होगा स्फीयर का। तो स्फीयर के सरफेस के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कराया जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। अब ये बात आती है कि प्यारे बच्चों, स्फीयर के सरफेस के द्वारा जब उसके सेंटर पर एंगल सबटेंड कराएंगे तो वो कैसा होगा, कोनिकल होगा। एज्यूम करके देखो जरा, सपोज दैट ये पूरा हमारे पास क्या था, ये मेरे पास पूरा क्या एक स्फीयर है, राइट, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इमेजिन करिए। और ये जो ये सरफेस है ये एक स्फीयर का सरफेस है। अब स्फीयर का जब सरफेस लेंगे, उस फुटबॉल का बॉल का एक स्फीयर का छोटा सा सरफेस लिया मैंने, और उसका जब छोटा सा सरफेस लिया तो इस मैंने क्या बताया था, एंगल सबटेंड कराने का क्या मतलब, अगर कोई लाइन होती तो दोनों एंड्स को मिला देते थे पॉइंट पे जहां पर एंगल सबटेंड कराना होता था। अब यहाँ पर क्या, दो 3D बॉडी है ना, तो यहाँ तो पूरी बाउंड्री है सरफेस की। अब इस बाउंड्री को जब आप सेंटर से इस तरह से मिलाओगे तो क्या बन रहा होगा, कोन बन रहा होगा, कोन बन रहा होगा, है ना। तो ये जो कोनिकल एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो व्हाट इज द सॉलिड एंगल, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस ऑफ स्फीयर, स्मॉल सरफेस ऑफ स्फीयर, पूरे सरफेस के द्वारा हो या छोटे से स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस के स्फीयर के स्मॉल पार्ट के द्वारा हो, राइट। सो व्हाट इज द सॉलिड एंगल, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय स्मॉल सरफेस ऑफ अ स्फीयर, स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर और ऑल whole of its surface to its center, correct। तो solid angle is the angle subtended by surface of sphere to its center, स्फीयर के सरफेस के द्वारा इसके सेंटर पर
जो एंगल सब्सटेंड किया जाता है उसे हम सॉलिड एंगल। यहाँ पे फिगर में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको अच्छे से। ये मेरे पास प्यारे बच्चों एक स्फीयर है। अब मैं तो बोर्ड में 3D नहीं बना पाऊंगा, आप इसको समझो कि एक हमारे पास क्या है, स्फीयर है, ना कि सर्किल है। अब बेटा थोड़ा समझिएगा, इसका स्फीयर है, फुटबॉल लाइक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, छोटा सा पार्ट ले लेता हूं उस पूरे सरफेस का। अब याद रखिएगा फिगर में तो ये सरफेस के अंदर दिख रहा है बेटा, लेकिन अंदर नहीं है सरफेस के। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। बेटा मान लेते हैं हमारे पास एक फुटबॉल है, और फुटबॉल में देखिए ये फुटबॉल है, राइट, ऐसे फुटबॉल है, ऐसे ऐसे। अब अगर मैं फुटबॉल में ये वाला पार्ट ले रहा हूं इधर की तरफ, आप सामने से देखोगे तो बेटा इसकी बाउंड्री तो ऐसे थी ना, ऐसे। तो आप जब सामने से देखोगे तो लग रहा है ये तो स्फीयर के अंदर आ गया, नहीं, ये 3D है। तो ये जो पार्ट है ना वो फुटबॉल के यानी स्फीयर के सरफेस पे ही है, स्फीयर के सरफेस के अंदर नहीं है। 3D फिगर में आप समझो, ये सरफेस का ही एक पार्ट है। और मान लेते हैं सरफेस का एरिया कितना है, DA, राइट। अब इस सरफेस के चारों तरफ से हम क्या करें, सेंटर पे क्या कर देंगे, यहां पर हमारा सेंटर होगा, सेंटर पर हम क्या कर दें, एंगल सबटेंड कर दें। तो ये जो कोनिकल एंगल सबटेंड हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, एंड इट इज डी ओमेगा, राइट, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। अब क्योंकि स्मॉल सरफेस लिया है, एंगल भी छोटा ही सबटेंड होगा, इसलिए छोटे के लिए, स्मॉल के लिए डी ओमेगा कर देते हैं, राइट। स्मॉल एलिमेंट के लिए डी का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन से आता है, छोटी वैल्यू। ओमेगा बड़ी वैल्यू हो गई, डी ओमेगा स्मॉलर वैल्यू हो गई। सरफेस एरिया ए बड़ा हो गया, डी ए दैट इज स्मॉलर वैल्यू हो गई, करेक्ट। सो इट इज अ सेंटर, और सेंटर से सरफेस तक की जो दूरी है वो क्या होगी बेटा, रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस। अब आप याद रखिएगा कि सरफेस ये जो मैंने दिखाया है, तो ये जो स्मॉल एरिया है ये भी सरफेस में ही है, क्योंकि स्फीयर है, 3D फिगर है। तो सेंटर से सरफेस तक क्या होगी, रेडियस हो गई। और सॉलिड एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते, ओमेगा से, ठीक है। सॉलिड एंगल is represented by ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो व्हाट इज द सॉलिड एंगल एक्चुअली, मेरे पास व्हाट सॉलिड एंगल क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय पार्ट ऑफ स्फीयर टू इट्स सेंटर, राइट। स्फीयर के सरफेस के द्वारा इसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया गया उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज द सॉलिड एंगल प्यारे बच्चों, सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, यहाँ पे मैंने बता रखा है। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू बेटा होता क्या है, सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। सो प्यारे बच्चों क्या हुआ, ओके। सो प्यारे बच्चों सॉलिड एंगल होता है किसके बराबर, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड by a small part of solid angle subtended by small part of surface के स्मॉल पार्ट के द्वारा है। तो कितना हो जाएगा बेटा, डी ओमेगा, स्मॉल पार्ट के द्वारा क्या होगा, छोटा ही होगा भाई। और उस स्मॉल पार्ट का एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है उसका स्मॉल पार्ट का, डी ए, और रेडियस स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। पूरे के द्वारा क्या होगा, है ना, ये भी देख लेंगे। पहले इसकी क्या देख लें, यूनिट। बेटा सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो एसआई यूनिट क्या होती है बेटा सॉलिड एंगल की, स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। थोड़ा ये दिमाग पे रखना है, ओके, स्टेरेडियन दिमाग पे रखना है आपको, ओके प्यारे बच्चों। अब अगर हम पूरे स्फीयर के द्वारा
इसके सेंटर पर सॉलिड एंगल कितना सबटेंड हुआ वो निकाले, है ना। तो एंगल सबटेंडेड, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, फार्मूला बहुत जरूरी है, कभी यूज होगा गॉस थ्योरम में भी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। बाकी ये आपसे कभी पूछ नहीं जा रहा, लेकिन आज जरूरी है, यूजफुल है। सो नोट डाल के लिखना है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई होल स्फीयर टू इट्स सेंटर, पूरे सेंटर के द्वारा, पूरे सॉरी स्फीयर के द्वारा सेंटर पे। तो बेटा क्या था हमारे पास, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपन क्या था बेटा, रेडियस का स्क्वायर। बेटा पूरे सरफेस के द्वारा जब होगा तो ज्यादा होगा, तो ओमेगा कर लिया हमने, है ना। छोटे के द्वारा था डी ओमेगा, और पूरे के द्वारा है तो ओमेगा, बड़ा होगा एंगल। और पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, अगर उसकी रेडियस आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है ना, और रेडियस का स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया बेटा 4 पाई स्टेरेडियन, है ना, यूनिट है स्टेरेडियन। तो बेटे पूरे स्फीयर के द्वारा सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है, 4 पाई स्टेरेडियन। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है, आप दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, दिमाग में रखना आपको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, करेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। प्यारे बच्चों, किसी भी शेप की क्लोज्ड बॉडी हो, किसी भी शेप की, आइदर इट इज स्फेरिकल, आइदर इट इज कोई क्यूबिकल, आइदर इट इज क्यूबॉइडल, ठीक है, किसी भी शेप की रेगुलर और इर्रेगुलर शेप की क्लोज्ड बॉडी हो, तो उस क्लोज्ड पूरी बॉडी के द्वारा उसके अंदर कहीं पर भी, जरूरी नहीं सेंटर पर, जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया जाएगा पूरी बॉडी के द्वारा, वो 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे नोट है बहुत जरूरी, दिमाग में रखिएगा, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई होल बॉडी, पूरी बॉडी के द्वारा, ठीक है, ऑफ एनी शेप इनसाइड इट, इसके अंदर, इनसाइड इट, बेटा अंदर कहीं पे भी, सेंटर जरूरी नहीं है, इनसाइड इट इज ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन, कितना होगा, ये आपको दिमाग में रखना होगा। अगर क्लोज्ड बॉडी है पूरी, और उस क्लोज्ड बॉडी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की क्लोज्ड बॉडी होगी, तो उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर कहीं पर भी जो सॉलिड एंगल पूरी बॉडी के द्वारा सबटेंड होगा, वो 4 पाई स्टेरेडियन होगा, कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन, करेक्ट, ओके। सो दिस इज, अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको और भी समझानी है, वो क्या है, थोड़ा समझिए। अब प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि जरूरी भी है बहुत, तो आपको थोड़ा सा समझना है। प्यारे बेटे, हम लोगों ने देखा कि स्फीयर के पार्ट के द्वारा इसके सेंटर पर जब हम सॉलिड एंगल सबटेंड करा रहे थे, सो स्मॉल पार्ट के द्वारा, मान लेते हैं ये हमारे पास स्मॉल पार्ट है और ये स्फीयर का पार्ट है, और इस स्फीयर के पार्ट के द्वारा हम क्या कर रहे थे, इसके सेंटर पे, यहाँ पे ये स्फीयर का, मान लेते हैं पूरा स्फीयर होगा, और इसके सेंटर पर जब हम एंगल सबटेंड करा पा रहे थे, तो कितना था हमारे पास, छोटे सरफेस के द्वारा कराते तो क्या था, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट, ये सीखा था हम लोगों ने भी। ये था, मान लेते हैं सरफेस एरिया कितना है, डी ए है, और इसके द्वारा जो यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा कोनिकल शेप में, ये कितना है हमारे पास, डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, ये स्फीयर का मान लेते हैं पार्ट है, तो डी अपॉन आर स्क्वायर, लेट यहां से यहां तक की जो ये सरफेस तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। अब हमारे पास कोई ऐसा सरफेस हो, ऐसा हम पार्ट लें, स्मॉल पार्ट, जो कि स्फीयर का पार्ट ही ना हो,
स्फीयर का पार्ट ना हो। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस है और ये जो सरफेस है इसका एरिया कितना है डीए। इसका एरिया कितना है बेटा डीए। अब ये स्फीयर का पार्ट नहीं है बट ये यहीं पर मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट लेता हूं ओ, और इस पॉइंट से इस की जो दूरी है, डिस्टेंस है जो, ठीक है, यहाँ दूरी इसके मिड पॉइंट तक लेके जाएंगे, ठीक है, आप समझ लीजिएगा यहां तक। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है प्यारे बच्चों वो आर है, ठीक है। अब बेटा एक यूनिट वेक्टर लेते हैं आर कैप, जो कि ओ से किधर डायरेक्टेड है, इस सरफेस की ओर डायरेक्टेड है, ठीक है। तो मैं यूनिट वेक्टर को यहां पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं आर कैप, व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, किधर डायरेक्टेड है, हेड किधर है इसका, देखिए इसका हेड किधर है, आर किधर डायरेक्टेड है, आर पॉइंट से सरफेस एरिया की तरफ डायरेक्टेड है। इस सेंटर से ये जो पॉइंट ओ है, ओ से सरफेस, दैट इज इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर। अब मान लेते हैं सरफेस की जो डायरेक्शन होगी, इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी, अब एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं तो इस एरिया पे परपेंडिकुलर, तो मान लेते हैं वो इधर होगी डीए वेक्टर, और डीए का मैग्नीट्यूड कितना है, ये पूरा डीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है डीए, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, थीटा, ये जो एंगल है वो थीटा है। अब अगर मैं कह दूं कि इसके द्वारा इस सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है वो बताइए। तो फिर प्यारे बेटे इस पॉइंट पर, इस सरफेस के द्वारा इस पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, सो फिर मैं डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो सरफेस है वो स्फीयर का पार्ट तो है नहीं। तो फिर क्या करूं, मैंने क्या किया अपनी सुविधा के लिए, आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रा किया, आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रा किया, एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रा किया, क्योंकि अगर ये डीए स्फीयर का सरफेस होता, स्फीयर जो है हमारा उसका एक स्मॉल पार्ट होता तो हम डीए अपॉन आर स्क्वायर कर देते। लेकिन जो ये सरफेस हम लोगों ने लिया, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्फीयर, सो आई कांट डू दिस। मैं ये डी ओमेगा दैट इज सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डी अपॉन स्क्वायर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि स्फीयर का पार्ट था, स्फीयर का सरफेस एरिया होना चाहिए, स्फीयर के स्मॉल पार्ट का एरिया होना है डीए। लेकिन इस बार मैंने जो सरफेस लिया वो डीए, इस बार जो ये सरफेस है उसका एरिया तो डीए है, बट ये जो सरफेस एक्चुअल में स्फीयर का पार्ट नहीं है। तो फिर क्या करूं, मैंने क्या किया, यहां से आर इसको एज अ सेंटर मान के स्फीयर का आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रा किया इस तरह से, थोड़ा इमेजिन करिए, ये ड्रा किया। अब मान लेते हैं कि उस स्फीयर का जो स्मॉल पार्ट मैं लेता हूं वो ये कुछ आ रहा है, थोड़ा समझिएगा। वो कुछ ये आ रहा है, ठीक है, और मैं आपको बेहतर सिखाऊंगा। स्फीयर है, याद रखिएगा, अंदर मत समझ लीजिएगा। हाँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टीच यू। मैं आपको समझाने के लिए बढ़िया अच्छी चीज, मैं इसको डॉटेड कर लेता हूं। ये देखिए, ये कुछ आएगा इस तरह से। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां कुछ इस तरह से हो गया, थोड़ा समझिए। ये जो मैंने सरफेस लिया था वो स्फीयर का पार्ट नहीं था, बट ये जो मैंने सरफेस लिया वो स्फीयर का पार्ट है, यानी एक सरफेस अब दूसरे सरफेस पे थीटा एंगल पर आ गए, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे थीटा एंगल पर आ गए, करेक्ट, समझ में आएगा। अब इस सरफेस को हम क्या लेते हैं, वेक्टर। अब इस सरफेस को भी क्या लेते हैं, वेक्टर। अब हम किसी वेक्टर को क्या करते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट, अगर उन दोनों के बीच का एंगल पता हो। पहले तो एक थ्योरम समझिए, एक थ्योरम सीखिए बेटा। दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है, दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है, यहां दो प्लेन्स लिए, इनके बीच में 90 एंगल है,
तो बेटा इनके परपेंडिकुलर प्लेन्स में भी वही सेम एंगल होगा। दो प्लेन्स या दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, दो प्लेन्स या दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, ये थ्योरम बहुत यूजफुल है, ये बार बार काम आएगी। ठीक है, सो इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है वही उसकी परपेंडिकुलर प्लेन्स में होता है। तो दो प्लेन्स के बीच में यहाँ पर एंगल कितना है 90। तो अब इस पर परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया, अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहाँ भी आपस में क्या होगा 90। जो इन दोनों के बीच में एंगल है वही इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल होगा। ठीक है, तो जरा सोचो बेटा, स्फीयर पे, स्फीयर का जो सरफेस होता है उस पर परपेंडिकुलर क्या होती है, रेडियस। स्फीयर के सरफेस में रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो स्फीयर वाला पार्ट था जो कि ब्लैक इंक से है, इस पर परपेंडिकुलर क्या होगी, रेडियस, यानी कि रेडियल वेक्टर हमारा आर कैप। और बेटा जो स्फीयर का पार्ट नहीं था उस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अब आर कैप और डीए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। आर कैप इस वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर है, डीए वेक्टर इस वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर है। तो बेटा अभी थ्योरम क्या कहती है कि दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही उनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में होगा। तो बेटा डीए वेक्टर और आर कैप के बीच में जो एंगल थीटा है वही एंगल क्या होगा, इन दोनों प्लेन्स के बीच में भी होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों प्लेन्स पर ये दोनों परपेंडिकुलर तो हैं, तो जो प्लेन्स के बीच में एंगल होगा वही परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है ना। तो परपेंडिकुलर्स के बीच में जो एंगल है वही प्लेन्स के बीच में भी होगा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए समझिएगा। दोनों सरफेस के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, थीटा। कितना हो गया, थीटा। ओके, तो मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की, एक सरफेस ऐसे है और एक सरफेस ये है और दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। अब प्यारे बच्चे एक बात और समझिए कि एक वेक्टर ये है मेरे पास, वेक्टर ए, और इसका मैं थीटा डायरेक्शन में अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेता हूं तो क्या आता है, ए cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है, ए sin थीटा। बेटा हम अब सरफेस को एज अ वेक्टर मान रहे हैं, और ये जो ये वाला सरफेस है जो कि स्फीयर का पार्ट नहीं था उसका कितना एरिया है, डीए। सो हम इस डीए वेक्टर को क्या कर सकते हैं, थीटा डायरेक्शन में क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं। तो डीए का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा, डीए cos थीटा। अब अगर इसका एरिया डीए था तो फिर इसका एरिया कितना हो गया, डीए cos थीटा। और जो ये है वो क्या है, स्फीयर का पार्ट है, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, इस जगह पर सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा जो यहां पर सबटेंड किया गया, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा जो सबटेंड किया जाएगा, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा जो कि सबटेंड किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा। और डी ओमेगा होगा किसके बराबर भाई, डी ओमेगा किसके बराबर होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना एरिया है इस बार स्फीयर के पार्ट का, डी cos थीटा अपान आर स्क्वायर, राइट। यानी कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है जिसका एरिया डीए है और वो स्फीयर का पार्ट नहीं है और स्फीयर के सेंटर पर हमें सॉलिड एंगल निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा, डीए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। हमने कैसे किया, इसका इस सरफेस में प्रोजेक्शन लिया, कंपोनेंट लिया और इस तरह से निकाल दिया। तो अगर इसका एरिया डीए होगा तो फिर एंगल कितना सबटेंड हो जाएगा, डीए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए कहा था, ये आगे चीज यूज होगी, बहुत यूजफुल है। इसका फिगर आप थोड़ा सा सही से बना लीजिए, है ना, इसका फिगर आप थोड़ा सा क्या करिए, सही से बना लीजिए। मैं आपको अच्छे से फिगर बनवा रहा हूं, वो आप थोड़ा सा क्या करिए, बना लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ मिक्स ऑफ सा फिगर बना रहे हो तो मैंने समझाने के लिए कहा था। ठीक है, थोड़ा सा बना लीजिए। इस
स्फीयर का एरिया हो गया, इसको पहले ही बना लेता हूँ। और इस बार हमारे पास ये, ठीक है, समझ रहे ना आप लोग? बेहतर है, आपको समझ आ रहा है। और यहाँ से ये है हमारे पास क्या, यहाँ से जो सरफेस रेडियस होगी वो होगी r, ये सेंटर, और यहाँ से जो एरिया वेक्टर, रेडियस वेक्टर r कैप था, और इस पर जो एरिया वेक्टर था वो dA वेक्टर था। इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो थीटा था, तो फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, ये वाला, वो भी कितना होगा, थीटा ही होगा। दिख रहा है ना आपको? देख लीजिए, हाँ दिख रहा है भाई, बहुत अच्छे से दिख रहा है। देखिए, आई ट्राइड माई बेस्ट टू टीच यू। सो एंड दिस इज द एंगल, इट इज डी ओमेगा। सो व्हाट वुड बी द डी ओमेगा, दिस वन, करेक्ट। सो ये फिगर आपको क्या करना है, दिमाग में रखना। सभी को समझ में आ गया? ठीक है। इसका एरिया कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पे इसका एरिया डीए है, तो फिर इसका एरिया कितना होगा, ये डीए कॉस थीटा, करेक्ट मेरे बच्चों? इसको क्या करेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे, ठीक है ना? ओके ओके मेरे बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या बताने जा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो फ्लक्स है वो आपको पहले समझना होगा बेटा। देखिए, जो फ्लक्स है वो आप समझिए, देखिए किसी भी वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड यानी कि जो भी फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मोस्टली सभी फील्ड्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, कौन सी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये सब क्या है, एज अ वेक्टर फील्ड है। और जो फ्लक्स जो प्रॉपर्टी होती है वो वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर रहे होंगे वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। सो इस बार हमारे पास जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक है। क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो फ्लक्स होता है वो होता क्या है, फ्लक्स एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। किसका, फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का। किसका डॉट प्रोडक्ट है, फील्ड वेक्टर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज वेक्टर ई। और एरिया वेक्टर दैट इज उस फील्ड में जो कि सरफेस होगा, उस सरफेस का एरिया वेक्टर दैट इज डॉट ए वेक्टर। यानी जो फ्लक्स है वो स्केलर प्रोडक्ट है। फ्लक्स एक स्केलर प्रोडक्ट है, किसका, फील्ड वेक्टर का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया वेक्टर। ठीक है, अब चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट भी करेंगे, पहले डिफिनेशन आपको, ठीक है ना, पहले डिफिनेशन क्या करेंगे, आप सब नोट भी कर लेंगे। पहले मैं समझाता हूं फिर नोट कराता हूं। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है, नंबर है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका मतलब वहां पर क्या, फील्ड बहुत ही स्ट्रेंथ, फील्ड जो क्या है, स्ट्रांग है, फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है, ज्यादा है, राइट। इफ द फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, फील्ड लाइंस आर क्लोजर, देन फील्ड इज स्ट्रांग देयर। ये फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पॉइंट है, जहां पर फील्ड लाइंस पास होती हैं वहां पर फील्ड स्ट्रांग होता है। ठीक, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड लाइंस के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। मान लेते हैं इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड किधर हो, इस डायरेक्शन में, दैट इज मेरे लेफ्ट साइड में, राइट टू लेफ्ट,
इस डायरेक्शन में, हैंड की डायरेक्शन में फील्ड क्या है, डायरेक्टेड है, करेक्ट। अब इस फील्ड में एक याद रखिएगा, फील्ड इज रियल, चार्ज पार्टिकल के चारों ओर जो इफेक्टिव रीजन है वो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फील्ड तो रियल है, वो होता है, बट फील्ड लाइंस क्या है, वो तो इमेजिनरी कर्व्स हम ड्रा करते हैं अपनी सुविधा के लिए, किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो यहां पर फील्ड है, इट इज फैक्ट, बट द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, तो इमेजिनरी है बट मानते हैं फील्ड की डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन तो होगी ना, फील्ड है तो फील्ड की डायरेक्शन भी है, फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, वो वास्तव में नहीं होती, ड्रा कर लो। तो फील्ड लाइंस फील्ड है और फील्ड की डायरेक्शन फील्ड लाइंस के द्वारा जो रिप्रेजेंट की गई वो कुछ इस डायरेक्शन में। अब इसी फील्ड में एक हमने क्या लिया, सरफेस। अब ये सरफेस भी इमेजिनरी है, बोले सर आपने तो लिया है, दिख रहा है, तो आपको समझाने के लिए मैंने लिया हुआ है। अब इस सरफेस से जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर के जाएंगी, अब कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन कर लेते हैं, सर वो फील्ड लाइंस इमेजिनरी से गुजर कैसे जाएंगी, अटक जाएंगी, फंस जाएंगी, निकल नहीं पाएंगी, घुस नहीं पाएंगी। अरे भाई, सरफेस भी इमेजिनरी है, फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी है, वो कोई वहां पेनिट्रेट छेद करके नहीं निकलेंगी, वहां है ही नहीं कुछ सरफेस, वो तो इमेजिन किया गया सरफेस, एक माना गया एक सरफेस, करेक्ट। समझ में आया ना, क्लियर। तो फिर प्यारे बच्चों, जो फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस से क्या करके पार करके चली जाएंगी, वहां पेनिट्रेट करने, छेद करने वाली कोई चीज नहीं है, वो निकल के जाएंगी, वो निकल के जा रही थी, हमने इस तरह से सरफेस लिया, ठीक है। तो फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा इस सरफेस से पार करके जाएंगी तो हम ये मानेंगे इस सरफेस से लिंक करता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा है, और अगर इससे कम फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं, उनकी संख्या कम है, तो फिर हम मानेंगे इस सरफेस से लिंक करता हुआ जो फ्लक्स है वो कम। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इट इज द मेजरमेंट, इट इज द मेजर, और किस बात का मेजरमेंट है, किस बात का मेजरमेंट है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस से कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस की कितनी संख्या पास करके जा रही है, और वो सरफेस कहां है, हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सरफेस कहां लिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया गया। सो पहली डिफिनेशन क्या बनती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, आपको सबको समझना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ electric field lines passing through a surface held in electric field, ठीक है, ये डिफिनेशन बनी गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डिफिनेशन है, बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, ब्रैकेट में इमेजिनरी लिख लेना, इमेजिनरी सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस लिया गया है, उससे जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करके जाएंगी, उस बात का ही मेजरमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। नोट डाल के नीचे लिखेंगे, लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ग्रेटर इज द फ्लक्स, स्मॉलर नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, स्मॉलर इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, करेक्ट। सो ये रही आपकी पहली डेफिनेशन, आपको मैंने समझा भी दिया। दूसरी डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, दूसरी डेफिनेशन पे हम जाएंगे, सेकंड डेफिनेशन पे जाएंगे हम। तो मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, इसका फिगर भी बनाना है अभी, ठीक है, सुनना है ना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझिए। दूसरी जो डेफिनेशन आपको समझनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन किसका, फील्ड वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी वेक्टर ई, और एरिया वेक्टर, किस एरिया का एरिया वेक्टर भाई, जो कि जो सरफेस आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं। अभी एक सरफेस लिया था ना मैंने, इमेजिनरी सरफेस, तो उसका एरिया वेक्टर,
ठीक है, सो दूसरी डिफिनेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a dot product, dot that is scalar product और किसका बेटा, ऑफ फील्ड वेक्टर, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा किसका, कौन सा फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज कौन सा वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर E, राइट। साथ में ये भी लिखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, जो फ्लक्स होता है वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, फाई ई से, एंड इट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, करेक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट होता है भाई किसका, फील्ड वेक्टर का और एरिया वेक्टर का। फील्ड कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ई, तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए वेक्टर, करेक्ट, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट है, वास्तव में क्या है, ये मेजरमेंट होता है कि किसी सरफेस से कितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास करके जाएंगी, और वो सरफेस क्या रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करके जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ड्रा करते हैं, करेक्ट। ज्यादा फील्ड लाइंस पास करके जाएंगे तो ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, कम फील्ड लाइंस जाएंगे तो कम फ्लक्स लिंक करेगा। ये डॉट प्रोडक्ट होता है फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का। एरिया कौन सा होगा, जो कि इस फील्ड में लिया गया है, करेक्ट। आगे थोड़ा सा बढ़ता है, एक दूसरी डेफिनेशन आप लिखें, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई, फाई इट इज अ ग्रीक लेटर, फाई, फाई जस्ट लाइक दिस, ई, फाई ई, ठीक है। ओए सो अब थोड़ा और भी लैंग्वेजेस में जाएंगे, और भी कुछ इसके डेफिनेशंस में जाएंगे, थोड़ा समझेंगे ध्यान से आप लोग। इसकी चर्चा मैं जहां तक अभी हो जाएगा तो आज कंप्लीट करता हूं, फिर आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मान लेता हूं कि मेरे पास यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको वेक्टर के द्वारा दिखाई गई है ना, ठीक है। एंड हियर इज a small एरिया, और यहां पे मैंने क्या ले लिया है, एक एरिया लिया। कुछ मैं आपको इस तरह से बनाऊं कि ये कुछ पार करके जा रही है, दिखे आपको कुछ, है ना। फिगर थोड़ा मैं आपको बढ़िया बना के दिखाता हूं, अब लग रहा है ना पार करके जा रही है, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों, अब मैंने कुछ ही बनाई है, अब इतना तो बहुत सारी तो नहीं बना सकता मैं, है ना, आपको समझना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों, इस पूरे सरफेस का जो एरिया है वो क्या है, ए, करेक्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़े पार्ट के द्वारा निकालते हैं, और इसका एरिया कितना है, डी, ठीक है। सो बेटा डीए से देखते हैं कितनी फील्ड, अब आपको फिगर में सर उससे तो एक भी नहीं जा रही है ना, ऐसा नहीं। तो मान लेते बेटा क्या है, डीए से कितनी, तो डीए से अब पूरा सरफेस बड़ा है तो इससे ज्यादा फील्ड लाइंस जाएंगी, और ये वाला जो इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लिया वो छोटा है तो इससे कम फील्ड लाइंस जाएंगी, तो फ्लक्स भी कम लिंक करेगा। तो जब पूरा फ्लक्स लिंक करता है उसे फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे, छोटी चीज को हम डी लगा देते हैं, है ना। सो इस फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे, फ्लक्स लिंक्ड, फिगर बनाएंगे दो डेफिनेशंस के बाद, रिप्रेजेंट करता है किससे, फ्लक्स को, फाई से। तो फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल सरफेस एलिमेंट, स्मॉल सरफेस को सरफेस एलिमेंट भी कह देते हैं, डीए। तो डीए से लिंक करता हूं, फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई ई। अब डी फाई की छोटा होगा ना, और डी फाई बेटा क्या लगाया था अभी, जो फ्लक्स होता है किसका डॉट प्रोडक्ट होता है, फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। इस बार एरिया कौन सा है, डीए, छोटे से तो डीए वेक्टर हो गया, है ना। अब अगर हमें पूरे से निकालना है,
नाउ फ्लक्स लिंक्ड विद होल सरफेस, पूरे सरफेस के द्वारा, पूरे सरफेस के द्वारा। तो बेटा क्या करते हैं इसके लिए हम लोग, थोड़ी सी चीज जब हमें जानकारी होती है और पूरे से निकालना, तो क्या करते हैं फिर बेटा हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। दैट इज अब ज्यादा हो जाएगा फ्लक्स तो डी हट गया, और इंटीग्रेशन, लेकिन कौन सा इंटीग्रेशन बेटा, सरफेस इंटीग्रेशन, पूरे सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे हम, एंड इट इज डीए, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है, फील्ड तो कांस्टेंट है हमारा, वो तो नहीं, उसमें कोई तो फर्क नहीं पड़ रहा है, सरफेस कम ज्यादा, पहले थोड़े से निकाला, अब सरफेस, तो फील्ड, क्योंकि जो हमारे पास फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है, तो फिर हम डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे। और ये मान लेते हैं इफ, ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटे से पार्ट के द्वारा निकालोगे, जब हम छोटे से पार्ट के द्वारा निकाल लेंगे और पूरे सरफेस के द्वारा निकालना होगा, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, पूरे सरफेस के द्वारा जो आएगा फार्मूला वो क्या आएगा, छोटे से पार्ट के द्वारा ये आया था, और अगर पूरे के द्वारा निकालना होगा तो हम छोटे से पार्ट के द्वारा जो निकाला उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। इफ ये मान लेते हैं कि जो पूरा सरफेस का जब इंटीग्रेशन किया, जो पूरा सरफेस वो कितना है, ए के बराबर है, पूरा सरफेस हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो फिर यही आ जाएगा क्या, फाइनली फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ई वेक्टर डॉट, इसको और थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा अच्छा करिए, इसको मैं और थोड़ा सा लिख देता हूं, थोड़ा समझिए जरा इसको। डॉट को हम क्या करते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, है ना, थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, चलिए बाद में भी करा जा सकता है, अभी भी कर दो आप, चलो एक मिनट, चलो उसी तरह बेहतर है आपके लिए, ठीक है। अभी आप देखिए फिर आगे करते हैं। सो हमारे पास इट कैन बी रिटन एज ई डॉट ए एंड इट इज डी ए वेक्टर। अब हम मान लेते हैं कि पूरे जो सरफेस का हमने इंटीग्रेशन किया और जो पूरा सरफेस आ गया वो ए वेक्टर आ गया, कितना आ गया, ए वेक्टर आ गया। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर का तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास और कितना आ जाएगा, ई वेक्टर, और इस पूरे की जगह हम क्या हो गया, इंटीग्रेशन करा तो ए वेक्टर, है ना। अब ई वेक्टर ए वेक्टर आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या कर देंगे, ई ए कॉस थीटा, ये भी तो लिखा जा सकता है ना, बोलो भाई। या यहां पर हम इसको देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। सो ये स्मॉल पार्ट के द्वारा था और ये पूरे पार्ट के द्वारा था, है ना, दिमाग में है, ठीक है भाई, सुना है कि नहीं आया, बोलो बच्चों। ओके, तो फिर इसको आप ई ए कॉस थीटा या ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, जो भी दिमाग में रखना हो, स्मॉल पार्ट के द्वारा, पूरे पार्ट के द्वारा, और अगर स्मॉल पार्ट के द्वारा निकल आया तो उसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे सरफेस के द्वारा भी फ्लक्स आ जाएगा। अब यहां समझदारी की बात है कि जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, यहां पर कौन सा बेटा, ई और ए, ई वेक्टर और ए वेक्टर, दैट इज इट इज द एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर वेक्टर ए। सो आप इसको लिख लो पहले, है ना, where theta is angle between field vector, बहुत अगर ऊपर हो तो थोड़ा, where theta is angle between field vector vector E and area vector vector A, ठीक है, सुन में आया ना। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है भाई, इसको नोट करिए। थोड़ा दिख नहीं रहा ना, वेयर एंगल, वेयर थीटा इज, वेयर थीटा इज एंगल, ठीक है, अब दिख रहा होगा, हाँ, where theta is angle between field vector vector E and area vector vector A, फिगर बना लीजिएगा, ठीक है भाई।
सो अब थोड़ा मैं रुक रहा हूं और पॉज करिए, इसको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ केसेस देखते हैं जरा। केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ surface parallel to field, then flux। अगर सरफेस फील्ड के पैरेलल हो गया तो फ्लक्स क्या होगा? प्यारे बच्चों, जब भी पैरेलल वर्ड आता है तो आप बिना सोचे समझे एंगल क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं, राइट? समझिएगा, ये जो सरफेस है इस मार्कर के आपस में पैरेलल है। इस सरफेस के ये मार्कर आपस में, दोनों सरफेस और मार्कर आपस में पैरेलल है। अगर मैं कहूं आपसे कि इस सरफेस और इस मार्कर के बीच में कितना एंगल है, तो डेफिनेटली एंगल कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि हम इस मार्कर और इस सरफेस के बीच के एंगल की बात करेंगे तो ये दोनों पैरेलल हैं, तब एंगल जीरो हुआ। लेकिन मैं कह क्या रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि द सरफेस इज पैरेलल टू फील्ड। फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है। फील्ड की डायरेक्शन देख लीजिए ध्यान से। जो सरफेस है वह फील्ड के क्या है? पैरेलल है। सरफेस फील्ड के पैरेलल है, यानी सरफेस और फील्ड आपस में पैरेलल है। तो मुझे थीटा निकालना है, और थीटा जो फ्लक्स में, फ्लक्स के फार्मूले में थीटा है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में मैं देखूं तो ई डॉट ए, यहां नहीं लगा दीजिएगा इधर वेक्टर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आई हुई है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, अभी आगे बताता हूं। बता क्या दिया? बता ही दिया, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर भी मैं बताऊंगा। तो ये जो थीटा है ना भाई, वो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। तो भाई सरफेस फील्ड के पैरेलल है, नो डाउट। अगर मैं फील्ड और सरफेस के बीच एंगल करूं तो जीरो है, लेकिन सरफेस, फील्ड और सरफेस के बीच में नहीं एंगल हम निकालते। ये थीटा किसके बीच का एंगल है? फील्ड और एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वह सरफेस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। एक की डायरेक्शन जो होती है सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो सरफेस अगर ये है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, वो ये होगी। और बेटा जो फील्ड है इस बार वो सरफेस के पैरेलल है, नो डाउट। तो फील्ड तो सरफेस के पैरेलल है। देखो देखो ध्यान से, जो फील्ड है ये वाला मार्कर वो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और सरफेस आपस में क्या है? पर पैरेलल है। लेकिन अब अगर हम थीटा, फ्लक्स के फार्मूले में, वो थीटा किसके बीच का एंगल है? ई वेक्टर। तो ई वेक्टर कौन सा है? ये। और एरिया वेक्टर, तो बेटा एरिया वेक्टर सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो वो तो ये हो गया ना। तो फिर ई वेक्टर और एरिया वेक्टर, यानी जो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, उसके बीच में एंगल कितना हो रहा है? यहाँ पे 90 बन रहा है। सो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि फ्लक्स के फार्मूले में थीटा है कौन सा एंगल? ई वेक्टर और ए वेक्टर का, दैट इज फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, तो पैरेलल आएगा तो तुरंत जीरो नहीं समझना, क्योंकि थीटा फील्ड और सरफेस के बीच नहीं है, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो, है ना? समझ गए होंगी बात को। सो फ्लक्स क्या होगा हमारे पास? फाई इज इक्वल टू थीटा, इस बार कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 एंगल बिटवीन इसके बेटा वेक्टर ई एंड ई। मैं थोड़ा फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास हो गया फील्ड वेक्टर,
यहाँ कुछ पैरेलल मेरे पास क्या है, एरिया है, ठीक है, और इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। सो बेटा हमारे पास फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई ए cos 90, और cos 90 कितना होता है बेटा, 0। सो फ्लक्स कितना लिंक करेगा, 0। अब जरा इसको दूसरे तरह से समझाता हूं, अगर समझिएगा फिर, यानी फील्ड वेक्टर और सरफेस आपस में पैरेलल हो गए तो फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, 0। फ्लक्स क्या था, इस सरफेस से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या। आप जरा सोचो कि अगर फील्ड इस तरह से है और आप सरफेस को इस तरह से रख देते हैं फील्ड के पैरेलल, तो इस सरफेस से कोई भी फील्ड लाइंस पास करके नहीं जा रही है। सरफेस में मोटाई नहीं होती है, सरफेस एक 2D फिगर है। तो आप ना कहिए सर यहां से गुजर के जाएगी, अरे बहुत पतला होगा, नेग्लेक्सिबल थिकनेस, सरफेस 2D फिगर है, लेंथ और विड्थ होगी, थिकनेस नहीं होगी। तो भैया आप अगर फार्मूले से समझना तो फार्मूले से समझ लो कि फ्लक्स 0 आएगा, ऐसे व्यवहार में समझना तो व्यवहार में समझ लो कि भैया फील्ड ये है, सरफेस पैरेलल रखा गया है, तो कोई फील्ड लाइंस गुजर के ही नहीं जाएगी, जब गुजरेगी नहीं तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। क्योंकि फ्लक्स अल्टीमेटली क्या होता है, सरफेस से गुजरने वाली फील्ड लाइंस का की संख्या का मेजरमेंट। ज्यादा पास करेंगे फील्ड लाइंस तो ज्यादा फ्लक्स कर, कम पास करेंगे तो कम फ्लक्स है। तो इस बार तो पास ही नहीं कर रही है, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। करेक्ट। सो दिमाग में आप इस बात को रखेंगे कि जब सरफेस और फील्ड आपस में पैरेलल होंगे तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। फ्लक्स कितना होगा आपका, लिंक करने वाला सरफेस से लिंक करने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। क्लियर। सो दिस इज योर केस फर्स्ट। ओके, नाउ आगे बढ़े, ठीक। आप प्यारे बच्चों, इस बार हमारे पास क्या है, केस सेकेंड। बेटा इफ सरफेस इज नॉर्मल टू फील्ड, सरफेस इज नॉर्मल टू फील्ड, सरफेस क्या है, नॉर्मल टू फील्ड है? ठीक है। तो बेटा फील्ड के नॉर्मल है तो फील्ड हमारे पास ये हो गया, और सरफेस हमारे पास इस बार बेटा कितना लिया गया, ये हमारे पास सरफेस ले लिया गया। फील्ड के क्या नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर है, तो बेटा फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी इधर ही होगी। ठीक है, समझ में आया ना। तो थीटा इस बार कितना हुआ बेटा, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू, समझ रहे हैं ना आप लोग, फील्ड एरिया, सॉरी फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ये, और सरफेस इस बार क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेटा अब फील्ड वेक्टर ये और सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, तो दोनों आपस में क्या होगी, फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर आपस में क्या होगी, पैरेलल, दैट इज एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ई ए cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, दैट इज कितना हो जाएगा फ्लक्स, ई ए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे नहीं आप कि भाई। अब अगर हमारे पास क्या हो जाए, केस थर्ड। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज को समझिए कि अगर सरफेस से फील्ड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, चलिए बात की बात है, ठीक है। 180 का हम अगर अपोजिट करेंगे उसका कोई मतलब नहीं, तो ये थोड़ा सा कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। 90 डिग्री होगा तो फिर क्या होगा, फ्लक्स है ना, पैरेलल होगा तो क्या फ्लक्स हो जाएगा। ओके, सो इस बात को आपको दिमाग में रखना, ठीक है। ओके, मैं रख रहा हूँ। अब कुछ चीजें और भी हैं, नोट 1 नोट 2 करके थोड़ा दिमाग में लिखें। नोट 1, प्यारे बच्चों, अगर फील्ड लाइंस किसी सरफेस से निकल रही है, ठीक, फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास आउट हो रही है, हमें पता है, मान लेते हैं ये बोर्ड है और फील्ड लाइंस पीछे से आके आगे से निकल रही है। तो बेटा फील्ड लाइंस निकल रही है तो थोड़ा देखो निकलेंगी तो नॉर्मली इस तरह से निकल रही है, ठीक है। अब बेटा इस बोर्ड पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी मैंने बताया था, जिधर आपको दिखाई दे इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दिखाई तो इधर ही दे रहा है,
तो बेटा देखो हमारे पास फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, फील्ड निकल रही है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा नॉर्मली आउटवर्ड जो दिख रहा है हमें। तो दोनों फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गए। दैट इज अगर फील्ड लाइंस किसी सरफेस से निकल रही है ना, इफ फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग फ्रॉम अ सरफेस, रटना नहीं है। तो फिर एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। सो फाई इज इक्वल टू, बताया ना मैंने आपको समझा के, फाई इज इक्वल टू ई ए का 0, दैट इज कितना हो जाएगा ई ए। अब नोट हमारे पास नेक्स्ट है, अगर फील्ड लाइंस इंटर कर रही हूं, इफ फील्ड लाइंस इंटरिंग टू अ सरफेस, किसी सरफेस में इंटर कर रही हूं, अब इस सरफेस में इंटर कर रही तो फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मली जो मैं दिख रहा तो बाहर की तरफ ही दिखेगा ना भाई। तो फील्ड लाइंस अंदर, एरिया बाहर, तो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 180। तो थीटा इस बार क्या हो जाएगा, 180। सो फाई इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, ई ए cos 180। और बेटा cos 180 कितना होता है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, कितनी होती है, -1। सो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -e। ठीक है, तो ये दिमाग में थोड़ा सा आपको रखना है कि फील्ड लाइंस अगर सरफेस से निकल रही हैं तो फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर फील्ड लाइंस सरफेस में इंटर कर रही हैं तो फ्लक्स क्या होता है, निगेटिव। यानी फ्लक्स जो अंदर जा रहा है वो निगेटिव, और जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो क्या होता है, पॉजिटिव। यानी और जीरो भी हो सकता है ना। अगर सरफेस हमारा क्या होता है, सरफेस हमारा अगर क्या हो, पैरेलल हो जाए फील्ड के, तो फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, फ्लक्स जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको रफ करके और भी कुछ जरूरी चीजें आप लोगों के लिए बताता हूँ, ठीक है ना। ओके, सो अब बेटा क्लोज बॉडी से लिंक करता हूं सरफेस, है ना। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्लोज बॉडी थी, क्लोज बॉडी, वहां एक सरफेस लिया था। बोले सर वैसे ही फिगर आपने यहां भी बना दिया, क्या फर्क, अरे भैया वो फिगर बोर्ड में नहीं समझ में आ रहा। अभी एक प्लेन लिया था मैंने, अब एक क्लोज्ड बॉडी ले रहे हैं, ठीक है। अभी सरफेस था, अब हम क्लोज्ड बॉडी ले रहे हैं, है ना। सो flux linked with a closed body, flux linked with a closed body, closed body। सो क्लोज बॉडी से लिंक करता हुआ फ्लक्स क्या करते हैं बेटा, हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगा देते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहां सरफेस इंटीग्रेशन था, सरफेस से क्लोज्ड बॉडी, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। बाकी जब जरूरत की चीजें होंगी तो फिर वो आगे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग, ओके। अब इसकी यूनिट्स देखते हैं, है ना। पहले तो नोट लिख लो, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, फ्लक्स इज अ स्केलर, QUANTIT, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। नोट नंबर 2, नोट नेक्स्ट, जो भी हो, SI यूनिट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की SI यूनिट देखते हैं जरा, है ना। यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को बगल में, फार्मूले से ही हमेशा हम लोग लिखते हैं। कौन सा फार्मूला ले लो, फाई इज इक्वल टू बेटा EA cos थीटा। अब बेटा cos थीटा की कोई यूनिट होगी नहीं, सो SI यूनिट ऑफ फाई, तो फाई की SI यूनिट क्या होगी बेटा, E की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, और A की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर।
ठीक है, समझ में आया ना? तो क्या हो जाएगी यूनिट बेटा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, न्यूटन पर कूलम, और हमारे पास क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है ना, समझ में आया ना? और भी एक हमारी होती है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो फील्ड होता है वो वोल्ट अपान लेंथ, ठीक है, या इसी को हम v बाई एक्स या v बाई डी भी पढ़ेंगे। जो पोटेंशियल होता है वोल्टेज, तो फील्ड की एक यूनिट बनती है वोल्ट पर मीटर लेंथ, राइट? तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, और ये ऐसा यूनिट है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी अगर देखेंगे तो बच्चों ऐसा यूनिट एक और बन जाती है, क्योंकि फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और नीचे मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया की क्या होगी बेटा, मीटर स्क्वायर। कैंसिल हो गया, दैट इज क्या हो जाएगी, फाई की यूनिट एक और भी होगी, वो भी ऐसा ही है, वोल्ट मीटर भी हो जाती है। क्या हो जाती है, वोल्ट मीटर भी हो जाती है। ऐसा यूनिट ही है दोनों, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, ऐसा यूनिट होती है। करेक्ट? समझ में आया कि नहीं आया? स्केलर क्वांटिटी है, पहले ही बता दिया गया है ना? और डायमेंशंस देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं भाई इनकी, फील्ड इस फ्लक्स की डायमेंशंस देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशंस। तो प्यारे बेटे, तो प्यारे बच्चों चलिए इसकी डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई, सॉरी फाई, थोड़ा फार्मूले से देखते हैं जरा फाई का। बेटा देखो जरा, ए है ना, ये ई की बेटा क्या होती है, ई क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इस फार्मूले देखिए, ए कॉस थीटा से, है ना? तो बेटा हमारे पास ई को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलता था, फोर्स अपान ई बराबर क्या था, एफ अपान क्यू, इंटू क्या हो गया, ए कॉस थीटा से कोई मतलब नहीं है। तो बेटा डायमेंशंस ऑफ फाई क्या हो जाएंगे बेटा, डायमेंशनल फार्मूला, एफ क्या होता है, न्यूटन क्या कहता है, एम एल टी माइनस टू, फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम एल टी माइनस टू हो गया फोर्स, एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और चार्ज का क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। ठीक है, क्यू का क्यू इज इक्वल टू आई टी के फार्मूले से, ए इंटू ए टी हो जाएगा, क्यू का, एफ का एम एल टी माइनस टू होता है, ए का कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस दिस इज। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी डायमेंशनल फार्मूला। और क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला भाई, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ओके, दिस इज क्लियर, सुन में आएगा ना? ओके, वेरी गुड। चलिए अब एक टर्म और भी आता है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। कंप्लीट हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, हो गया ना सब कुछ? आई एम गोइंग टू रफ इट। चलिए एक छोटी सी डिफिनेशन, फालतू की डिफिनेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो फाई इज इक्वल टू, जो हम लोगों ने किया था सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए से, एक फर्जी की डिफिनेशन यहाँ से बनती है। अगर आप चाहते हैं सजाना कॉपी को तो नोट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ फील्ड वेक्टर ओवर द सरफेस। इस फार्मूले से एक डिफिनेशन और बनती, फर्जी की है वो, कोई मतलब नहीं है समझने का। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the surface is the surface integral of field vector over the surface। इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं। खैर छोड़िए, एक चीज और समझिएगा, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी बेटा, फ्लक्स डेंसिटी क्या? सो फ्लक्स डेंसिटी इज द रेशियो, क्या? द फ्लक्स, नोट करिए, फ्लक्स डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस to the area of that surface।
यानी फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर होगी बेटा? फ्लक्स डेंसिटी इज द रेशियो, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग टू द सरफेस टू द एरिया ऑफ दैट सरफेस, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी ऑफ फ्लक्स अपॉन एरिया, है ना? तो फ्लक्स कितना होगा बेटा? तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी? फ्लक्स डेंसिटी उसकी रिप्रेजेंट नहीं करता, फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स कितना फाई ई और एरिया कितना है ए, बट फाई बेटा किसके बराबर होता है? अगर हम थीटा को क्या मान लें, थीटा cos 0 की वैल्यू होती है, थीटा 0 मान लें तो फ्लक्स क्या होता है? ई ए के बराबर, अरे कितना हो गया? ए से कैंसिल, दैट इज कितना हो गया? ई, है ना? ये किस लिए? इफ यहाँ पर मान लो ना ये हो गया नोट, इफ थीटा कितना है इस बार? cos 0 की वैल्यू 0 मान लेते हैं, सो फाई बराबर कितना हो जाएगा? ई ए cos 0 बराबर ई ए, है ना? तो फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डेंसिटी दैट इज फाई बराबर कितना हो गया? फाई ई अपॉन ए बराबर ई ए अपॉन ए, और ए से का दैट इज कितना? ई। यानी फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर होती है? फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। तो फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो गई। सो फ्लक्स जो होता है ना, नोट डालिएगा क्या, कि फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यह फील्ड वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होती है। नोट में डालना है फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी QUANTITY। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? फ्लक्स इज अ स्केलर, फ्लक्स इज अ स्केलर, बट फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? याद रखिएगा। यूनिट क्या हो जाएगी भाई इसकी? एरिया से यूनिट क्या? फ्लक्स डेंसिटी यूनिट क्या हो जाएगी? फील्ड के बराबर, दैट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है? सो ये रहा आपका टॉपिक, इसको प्रिपेयर करिए। बाकी की चीज़ें हम लोग क्या करेंगे आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।